तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर इनको बांटा गया है। तो पहले समझते हैं यहां वाला। उच्चारण स्थान के आधार पर कहने का मतलब ये हो गया कि किसी स्वर को जब हम बोलते हैं तो कौन से स्थान का प्रयोग होता है। ठीक, बात समझ में आ रही कि कौन से स्थान का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, जब हम कहते हैं अ आ, अ आ, ठीक, ये तो ये सबसे पहला है। अब मैंने आपसे बताया था कि जब हम उच्चारण करते हैं तो सांस अंदर से बाहर आती है। अब सोच करके देखिए कि जब सांस अंदर से बाहर आती है तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, गला, और सबसे पहले स्वर कौन सा निकल रहा है, अ आ। ठीक, तो इसलिए ये कहां से बोले जाएंगे, कंठ से। तो इसलिए क्या कहलाते हैं, कंठ्य। ठीक, उसके बाद अगला स्वर कौन सा बोलते हैं हम, अ आ इ ई बोलते हैं ना। तो अगला हो गया आपका ई। और अगला स्थान कौन सा आएगा, तालु। तो ये क्या कहलाएंगे, तालब। ठीक है, उसके बाद आता है री। री बोल करके देख लिए, री। री बोलते समय जीभ हल्की सी आप देखेंगे कि ऊपर वाले सरफेस के पास जाती है, री। ठीक है, वाइब्रेट करती। तो वो जगह कहलाती है मूर्धा। तो ये क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद उ उ उ उ होंठ देखिए क्या हो जाते हैं, गोल। तो ऊ बोलने के लिए हमें क्या है कि अंदर से जो है वो हवा बाहर आ रही हो और उसमें आप होंठ गोल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उ ऊ। तो ओष्ठ्य। ठीक, अब जरा पिछले पेज पर जाइए, देखिए ये हो गए चारों, ये हो गए तीनों। ठीक है, इसका मतलब सजाती वाले हो गए और ये वाले हो गए मूल स्वर। अब ये बचे जो कि विजाती हैं, जिनको हम संयुक्त स्वर कह रहे हैं। यहां पर डिफरेंट मामला है, ये डिफरेंट डिफरेंट मिलकर के आपस में बोल रहे हैं। ठीक, तो जरा देखिए, ए कहां, ए कैसे बन रहा है, आ और ई को मिला करके। ठीक है, पहले इसको देखिएगा, ए कैसे बन रहा है, आ और ई को मिलाकर। अब जरा यहां पर देखिए, आ कहां से है, कंठ से। ई कहां से है, तालु से। तो ए कहां से हो जाएगा, देखिए ए में आ और ई है, और ए में क्या है, आ और ई, बस यही है, बस दो आ है और ई है। इसका मतलब आ और ई को मिला करके ही ये दोनों बने हैं। और आ कहां से बोला जा रहा है, कंठ से, और ई कहां से बोला जा रहा है, तालु से। तो ए आई कहां से बोले जाएंगे, दोनों को मिक्स कर दीजिए, कंठ तालब्य। ठीक, इसी तरीके से ओ औ, ये कैसे बोले जा रहे हैं, देखिए जरा। ओ बन रहा है आ और ऊ से, और औ बन रहा है आ और ओ से, और ओ खुद बना हुआ है आ और ऊ से। इसका मतलब दोनों के बनने में किसका इस्तेमाल हो रहा है, आ का और ऊ का। आ कहां से है, कंठ से। ऊ कहां से है, ओष्ठ से। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ये
ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर कि कौन सा कहां से बोला जा रहा है। तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है और कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुए। क्लियर यहां पर। अब ये उच्चारण की मात्रा के आधार पर, अभी तक तो आपने ये देख लिया कि उच्चारण करते समय कौन से स्थान का प्रयोग होता है। अब ये देखना है कि उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण कितनी देर तक करते हैं। जैसे जब आप बोलते हैं अ, तो बहुत कम देर है, फिर आ, क्लास में कैसे सिखाया गया होगा बचपन में आपको, अ आ ई उ ऊ, तो क्या हो रहा है, एक को कम देर प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक को ज्यादा देर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर उच्चारण की मात्रा के आधार पर ये हो जाते हैं 3 प्रकार के। एक को हम कहते हैं एक मात्रिक, दूसरे को हम कहते हैं द्विमात्रिक, और तीसरे को हम कहते हैं त्रिमात्रिक। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ये अब देखिए, ये 3 है। एक मात्रिक का मात्रा का मतलब क्या होता है, उच्चारण की मात्रा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जब हम कहते हैं मात्रा, आपने सुना होगा ना कि बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो ये मात्रा क्या होती है, मात्रा का मतलब होता है उच्चारण की समयावधि। हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो आप कितनी देर तक प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जो सबसे कम देर प्रोनाउंस करते हैं जिसको, वो क्या है, एक मात्रिक। और इन्हीं एक मात्रिक को हम क्या कह देते हैं कि जो एक मात्रिक है वो क्या है, वो है ह्रस्व। और जो द्विमात्रिक है वो क्या है, दीर्घ। बल्कि ये कह लीजिए कि इसको लिखते हैं थोड़ी देर में। पहले एक दूसरी चीज, एक मात्रिक गुणे 2, और ये क्या हो जाएगा, एक मात्रिक गुणे 3। ठीक, ये अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। तो ये तो अभी आप पढ़ करके आए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए पिछले पेज पर, ह्रस्व कौन से हैं, ये, दीर्घ कौन से हैं, वो। तो ये तो आप पढ़ करके आए हैं। ह्रस्व में क्या क्या है, ह्रस्व में कौन से आते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ में कौन से आते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ,
ओ औ, ये सब हो गए क्या दीर्घ, ये सब के सब। ठीक है, ये नहीं पढ़े प्लुत स्वर, आज तक कभी पढ़ा है इनको? नहीं पढ़ा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉमिक्स पढ़ी हो? पढ़ी ही होगी, कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ी होगी कॉमिक्स, या कोई नॉवेल पढ़ा हो, कोई स्टोरी पढ़ी हो जिसमें कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत तेज चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे करके चिल्ला रहा हो, तो कैसे बोलता है वो? कभी देखा है? बचाओ। और उसके बाद उस कॉमिक्स में देखा होगा ऐसे लिखा होता है, बचाओ। तो इसके आगे ये तीन जो लिखा हुआ है ना, ये है त्रिमात्रिक। ये बताता है कि जो आखिरी में जो स्वर आया है उसको 3 टाइम्स ज्यादा प्रोनाउंस करना है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं राम, तो सिंपली आपने बोला राम तो कोई बात नहीं, जब आप कहेंगे राम मतलब चिल्ला करके बोलना है, तो जब चिल्लाया जाएगा तब कैसे लिखेंगे? क्योंकि चिल्लाते समय आप क्या कर रहे हैं, इस वाले स्वर को 3 टाइम्स ज्यादा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए, ओम, ये जो बीच में लिखा है ना, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसको समझिए। यहां पर देखिए, एक है अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, एक है आपका रोमन, और एक है आपका हिंदी, या ये कह लीजिए कि देवनागरी। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए, ये ठीक, ये इस तरीके से लिखा जाता है। देख लीजिए, ये तरीका है लिखने का। ये रोमन में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है? रोमन, तो रोमन में ऐसे लिखा जाता है। देवनागरी हिंदी और संस्कृत की स्क्रिप्ट है, उसमें ऐसे लिखा जाता है नंबर्स को, और इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या है? ये है। ठीक है, तो ये दरअसल क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है, ये वाला। तो प्लुत स्वर कोई अलग से स्वर नहीं है, बल्कि वही स्वर जो यहां पर आए हुए हैं, इन्हीं को जब हम 3 टाइम्स ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो इसका प्रयोग कहां पर करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग किया जाता है चिल्लाने में।
चिल्लाने में इसका यूज होता है। जब बहुत तेज चिल्ला चिल्ला करके बोलना हो जोर से, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।